तो मैं फिर से मॉडल पेपर के क्लास में, जो कि आज के क्लास हम नॉन हिंदी का कराने वाले हैं, जो कि नॉन हिंदी का आज हम सॉल्यूशन आंसर की करवाने वाले हैं। एकदम 100% आंसर की देने वाले हैं। इससे पिछले वाले क्लास में मैंने सोशल साइंस और साइंस का क्लास करवाया है, ताकि उसका भी आंसर की एकदम 100% दिया है। आप लोग नहीं चेक किए हैं तो आप लोग जाके चेक कीजिए। और एक दो सब्जेक्ट बचा है, उसको भी हम सॉल्यूशन करवा देंगे। उसके बाद हम उसके बाद हम गैस क्वेश्चन देना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आगे वीडियो हम अच्छे से बना सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो होने वाला है आज की क्लास में, ये जो होने वाला है नॉन हिंदी का क्लास होने वाला है, जो कि विषय कोड 106 है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्वरों की मात्राओं तथा अनुच्चारण एवं विसर्ग सहित का व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं। इन्हें परंपरा के अनुसार क्या कहते हैं? इन्हें परंपरा के अनुसार क्या कहते हैं? तब इसको कहते हैं 12 खंडी। इसको क्या कहते हैं? 12 खंडी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है 100 प्लस र से कौन वर्ण बनता है? 100 प्लस र से कौन वर्ण बनता है? तो ये सर। 100 प्लस र क्या हो जाएगा? सर। अगर यदि तत्सम शब्दों में स हो तो उसके तत्भव शब्दों में स के स्थान पर क्या होता है? तो उसके स के स्थान पर क्या होता है? तो यहाँ पे तालाबे स है, यहाँ पे स का स्थान में क्या हो जाएगा? यहाँ पे स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। यहाँ पर तालाबे स है तो यहाँ पे स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो पवर्ग प फ ब भ म। तो ये जो हम लोग प फ भ म इसको पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहा है? इसमें ओंठ से सट रहा है, तो इसको आंसर क्या हो जाएगा? ओंठ। क्या हो जाएगा? ओंठ। आप लोग प फ ब भ म य पढ़िए। आप लोग का जो पढ़िएगा तो आप लोग का ये ओंठ से निकलता है, तो इसलिए इसका आंसर ओंठ हो जाएगा। नेक्स्ट करें निम्नलिखित में से कौन पंच माछर का एक वर्ण है? तो कौन है? ये म है। पंच माछर का वर्ण कौन है? म है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है ना व्यंजन है, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को क्या कहते हैं? इन दोनों ध्वनियों को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो अ आ ओ, ये किससे बाहर रहा है? ये कंठ से बाहर रहा है, तो इसको कंठ, ये इसको क्या बोलेंगे? कंठ। ये जो है ना, ये कंठ से बाहर रहा है, तो इसको बोलेंगे कंठो ठय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बुद्ध क्षार की अंतिम ध्वनि क्या होती है? बुद्ध क्षार के अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो ये स्वर होती है। ठीक है, वाता के द्वारा उच्चारण के क्रम में पहली ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि के बीच जो विराम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संगम कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाली विकर्ण को क्या कहते हैं? तो विकर्ण को क्या कहते हैं? तो विकर्ण को क्या कहते हैं? तो विकर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? तो विकर्ण को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ का प्रधानता हो तब उसे कौन सा समास कहते हैं? तब उसको कौन सा समास कहते हैं? तो उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। निम्न में कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? हरफन मौला हो जाएगा। ठीक है, हरफन मौला। योद्धोद्धारा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? योद्धोद्धारा
शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद ये शुद्ध धारा, तो ये शुद्ध धारा, ये ऑप्शन नंबर बी, यश प्लस धारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उड़यन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उड़यन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उड़यन शब्द का संधि विच्छेद उत प्लस डैन, उत प्लस डैन, जो ऑप्शन नंबर डी में है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध इसमें शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर बी में है, जिसका नाम है प्रज्वलित। शुद्ध शब्द प्रज्वलित है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध जो है ये प्रसाद है, अशुद्ध प्रसाद है। निम्नलिखित में कौन प्रश्नवाचक का चिन्ह है? इसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह कौन सा होती है? तो प्रश्नवाचक का चिन्ह बहुत ही सिंपल है। ये प्रश्नवाचक का चिन्ह कैसा होता है? तो प्रश्नवाचक का चिन्ह ऐसा होता है जो बहुत ही सिंपल, ऑप्शन नंबर सी में है। दो विपरीत तर्क शब्दों के बीच कौन विराम चिन्ह लगाया जाता है? तो विराम चिन्ह कौन लगाया जाता है? तो योजक चिन्ह। किसको बोलते हैं? योजक चिन्ह को बोलते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन तत्वभाव शब्द है? निम्न में कौन तत्वभाव शब्द है? तो तत्वभाव शब्द की बात करें तो ये ओट हो जाएगा। निम्न में कौन वर्णस्कार शब्द है? तो वर्णस्कार शब्द कौन सी होती है? तो वर्णस्कार शब्द लाठी चार्ज होती है, लाठी चार्ज होती है। निम्न में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होती है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पटना होती है। पटना ना कोई व्यक्ति जाएगा तो यही व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? पटना। अब कोई व्यक्ति पटना जाएगा तो उसी को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता हो, उसे कौन संज्ञा कहते हैं? तो उसे कौन संज्ञा कहते हैं? तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जाति का बोध हो, उसे उस व्याकरण को क्या कहते हैं? तो उस व्याकरण को क्या कहते हैं? तो लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जिन वाक्यों में लगाना, जाना, सकना तथा चुकाना सहायक क्रिया आती है, उस किस वर्ण का प्रयोग नहीं होते हैं? तो उस किस वर्ण का प्रयोग नहीं होते हैं? तो ये ने का प्रयोग, उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है, उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। हरि मोहन को रुपया देता है, यह वाक्य किस कारण का है? हरि नाम का व्यक्ति है, वो किसके रुपया देता है? वो मोहन का रुपया देता है। तो इस कारण में क्या हो जाएगा? ये इसको बोलते हैं संप्रदान कारक बोलते हैं, संप्रदान कारक बोलते हैं, इसको संप्रदान कारक बोलते हैं। नेक्स्ट करें, श्रीमती शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? श्रीमती शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? श्रीमती हो जाएगा। निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द की बात करें तो खिंचुआ, खिंचाव, खिंचुआ, खिंचाव सब एक ही बात है। पुल्लिंग शब्द खिंचाव, ठीक है। खिंचुआ बोलो, खिंचाव बोलो, दोनों एक ही बात है। निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सी होती है? छत। स्त्रीलिंग शब्द क्या होती है? छत। स्त्रीलिंग शब्द क्या होती है? स्त्रीलिंग शब्द छत होती है। स्त्रीलिंग शब्द की बात करें, छत। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिछड़े दिए जाते हैं तब उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो उस वाक्य को क्या कहते हैं? उस वाक्य को पद कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में कौन आता है? उत्तम पुरुष में लेखक वक्ता आता है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। जो विशेषण विषय और क्रिया के बीच आए उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे विधेय विशेषण कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। मोहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में क्या हो जाएगा? तो मोहन पढ़ने में बहुत तेज है, तो मोहन पढ़ने में क्या है? बहुत तेज है, तो इस वाक्य में क्या हो जाएगा? तो बहुत, यानी मोहन जो है बहुत तेज है, ऑप्शन नंबर सी है। अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने प्रकार की होती है? अथवा शब्द के दृष्टि के अनुसार से धातु कितने प्रकार के होते हैं? तो धातु 3 प्रकार के होते हैं। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे नाम धातु कहते हैं, उसे नाम धातु कहते हैं। मैंने आम खाया, इस वाक्य में किसका काल है? इस वाक्य में किसका काल है? तो इस वाक्य में आसन भूत का काल है। ऐसा शब्द को क्या कहते हैं? जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है अव्यय कहते हैं।
प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। निम्न में कौन तुलनाबोधक निपात है? तो कौन है? सा है। तुलनाबोधक निपात सा है। ऐसा शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं और जिसके खंड सार्थक होते हैं और सामान्य अर्थ के सूचक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। आक्रमण शब्द में उपसर्ग क्या होती है? तो आक्रमण शब्द में उपकरण क्या होती है? तो ये आ हो जाएगी। ठीक। पूजा पाठ शब्द में प्रत्यय है। पूजा पाठ शब्द में प्रत्यय है। तो पूजा पाठ 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पूजापद शब्द में प्रत्यय है। तो आपा क्या हो जाएगा? आपा। निम्न में से कौन सरल वाक्य है? तो सरल वाक्य कौन सा होती है? तो सरल वाक्य जो होती है, ये अवस्थित रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सके, जो ऑप्शन नंबर ए में है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य कौन है? यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, ऑप्शन नंबर सी में है। समुद्र शब्द का परिवाची शब्द क्या होती है? समुद्र शब्द का परिवाची शब्द क्या होती है? तो अवर्ण। कृष्ण शब्द का विपरीत थर्क शब्द कौन सा होती है? तो कौन होती है? शुकुल। जो नभ में चलता है, क्या खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? खेचड़। 49 का ऑप्शन नंबर खेचड़। 50वां क्वेश्चन कराएं, आंखें मुदना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आंखें मुदना मतलब उदासीन हो जाना। आंखें मुदना मतलब उदासीन हो जाना है। तो आप लोग बताइए 50 में कितना क्वेश्चन सही किए? तो आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन करें। हाथ कंगन को आरसी क्या लौकिक का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष के लिए परिणाम क्या? तू जिंदा है तो शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये कौन है? इसका जो कवि है, ये तू जिंदा है, तो इसका कवि जो है गोपाल सिंह नेपाली है। कौन है? गोपाल सिंह नेपाली है। अब मेरा बुक का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो लगभग ग्रामर से कितने क्वेश्चन थे? तो ग्रामर से लगभग 50 प्लस क्वेश्चन थे। ग्रामर से लगभग 50 प्लस क्वेश्चन थे। अब मेरा बुक का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ईदगाह शीर्षक कहानी में दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा कितने पैसे में खरीदा था? तो हामिद ने चिमटा 3 पैसों में खरीदा था। ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो लोग आपस में गले मिल रहे थे। कवि के अनुसार वह कौन होता है जो अपने काम के द्वारा दूसरे के लिए भी उदाहरण बना? दूसरे के लिए भी उदाहरण कौन बनता है? तो दूसरे के लिए भी उदाहरण मेरा बालवीर बनता है। दूसरे के लिए उदाहरण बालवीर बनता है। विभव शब्द का अर्थ क्या होती है? तो विभव शब्द का अर्थ जो है ऐश्वर्य होती है। ऐश्वर्य होती है। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है? तो किस विधा में रचित है? तो ये जो है रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत क्या है? रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो रामवृक्ष बेनुपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पाठित पाठ के लेखक के अनुसार छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, पर उनमें कौन झरना सबसे निराला है? सबसे निराला कौन झरना है? हेंड्रू का झरना। ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है पठित पाठ के आधार पर बताएं कि किसने कहा है कि साध्य का पवित्रता एवं महानता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। ये कौन बताया था? ये बताने वाले महात्मा गांधी जी ने बताए थे। कवि बिहारी के नायिका ने किस कारण से नायक कृष्णा की मुरली को छिपाकर रख लिया था? किसको छिपाकर रख लिया था? तो ये बातचीत करने के आनंद के लोभ में, अब बातचीत में फंस गया था, इसके कारण ये छिपा के रख लिया था। निम्नलिखित में किस कवि के
दोहे के गागर से सागर है। गागर से सागर किस में बात आई है? गागर से सागर बिहारी के दोहे में बात आया था। नेक्स्ट करें पाठ्य पुस्तक में कौन शीर्षक कहानी आंचलिक कहानी है जिसमें मिथिलांचल के लोक संस्कृति का प्रभावित वर्णन होती है। तो ये किस में बात ये किस में बात की गई है? तो ये जो है ठेस कहानी में बात की गई थी। किसके हाथ की मुन्नी फटी शीतल पाटी को छूकर शीर्षन कसम खाता है कि अब यह काम नहीं करूँगा। तो किसके कसम खाया था? तो ये कसम खाने वाला किसका था? तो अपने घरवाली का कसम खाया था। नैनू शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नैनू शब्द का अर्थ क्या होता है? नैनू शब्द का अर्थ मक्खन होता है। हो मेरे काम गरीबों की हिमायत करना, दर्द मंजो ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, यह प्रस्तुत किस में आता है? तो ये जो है बच्चों की दुआ में, ये बच्चों की दुआ में बात की गई है। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ के साहित्य से कौन सी विधा होती है? ये एकांकिक विधा होती है। कौन सी होती है? एकांकिक विधा होती है। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके नाम पर कौन बैठे हुए थे? तो उनके नाम पे जो बैठे हुए थे एक बोध भिक्षु बैठे हुए थे। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में वकील साहब का कलेजा किनके भाव मृत्यु से जलता था? तो ये बीमा एजेंट, एक बीमा एजेंट थे, उन्हीं के डर से उनका कलेजा डरता था। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ के अनुसार किसने कुंचे से निकालते समय जारों का एक ठाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ जो अकारण हमारे चारों ओर विनती करती है। तो ये कौन बोला था? ये भी बात ने जो बोला था ये नित्सेह ने बोला था। कबीर दास हिंदी साहित्य किस काल के कवि है? तो कबीर दास जो है ये भक्ति काल के कवि है। कबीर दास। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में हूँ, ये कौन बोला था? ये कबीर दास ही बोले थे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में ही हूँ। कवि दंडित के अनुसार किस यक्ष को दामित कर उस स्थान पर विहार बनाया गया जिस कारण उस स्थान का नाम विक्रमशिला पड़ा? तो ये बताने वाला कौन था? तो विक्रम यक्ष था। दीदी के डायरी शीर्षक पाठ के संजू किस कक्षा में पढ़ती थी? तो संजू किस कक्षा में पढ़ती थी? संजू उस टाइम में 8 कक्षा में पढ़ती थी, यानी 8वां क्लास में पढ़ती थी। दीदी के डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार तो चांद जिस स्कूल में पढ़ती थी वह कहाँ चलता था? तो वह कहाँ चलता था? ये रेल के 6 डिब्बे में चलते थे। पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो पीपल शीर्षक कविता के कवि गोपाल सिंह नेपाली हैं। पीपल शीर्षक कविता के अनुसार कौन रात भर रो रो कर भोर कर देता है? रात भर रो रो कर कौन भोर कर देता है? तो रात भर रो रो कर ये मेरा चौकोर भोर कर देता है। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के किस प्रतिष्ठित साहित्यकार पर लिखा था? दीनबंधु निराला किस पे लिखा था? तो दीनबंधु निराला जो लिखे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पे लिखे थे। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक कौन होती है? तो शीर्षक पाठ के लेखक आश्चर्य शिवपूजन सहाय होती है। खेमा शीर्षक कहानी किस सामाजिक क्रूरता को उभारने वाली कहानी है? खेमा, तो ये किसकी कहानी है? ये बाल मजदूरी की कहानी है। खेमा शीर्षक के पाठ्य के मुक्तासी होटल के मालिक कौन था? तो मुक्तासी होटल के मालिक कौन था? तो मुक्तासी होटल का मालिक कसारा था। मुक्तासी होटल का मालिक कौन था? कसारा था। कवि अरुण कमल के अनुसार गंदे मोहल्ले के गंदे लोग क्या बनाते थे? तो ये एक प्रकार के अगरबत्तियाँ बनाते थे। कवि अरुण कमल के अनुसार उभरनी नसने वाले हाथ, घिसे नाखून, हाथ गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म के फटे हुए हाथ को क्या करते थे? तो हाथ को क्या करते थे? हाथ को खुशबू रचते थे। ठीक है। पठित पाठ के आधार पर बताए गए कि नरेगा कार्यक्रम के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में तन कर खड़ी हो गई है। तन कर खड़ी कौन हो गई है? तो तन कर खड़ी जो है ये कदम हो गई थी। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी? तो कदम जो बड़ी होकर बनना चाहती थी ये डॉक्टर बनना चाहती थी। जननायक कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम क्या था? तो ये गोकुल ठाकुर था। गोकुल ठाकुर था। जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ्य के साहित्य कौन सी विधा होती है? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर एक प्रकार के जीवानी मतलब जीवन के लाभ में ये कहानी अपने बताए थे, इसी के नाम बताया गया है जीवानी। कलाप्रूप शब्द का अर्थ क्या होती है? तो इसका शब्द का अर्थ क्या होती है? तो प्रार्थना।
जननायक कर्पूरी ठाकुर सन 1970 में बिहार के सरकार के इस पद को सुभूषित किया था। तो किसके सुभूषित किया था? तो ये उस टाइम पे उप मुख्यमंत्री बने थे 1970 और 1977 के बीच में। झांसी के राजा की मृत्यु के उपकरण किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी राज्य को हड़पने की सोची और पठित कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। तो ये कौन किया था? डलहौजे साहब ने ये सब बात बताया था। कानपुर ने नाना की मुँह बोली बहन छेबेली कौन थी? तो छेबेली कौन थी? तो उसके एक बार करके लक्ष्मी बाई थी। झांसी के रानी शीर्षक कविता के कवयित्री कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। चिकित्सा के चटक शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो चिकित्सा के चक्कर किससे है? बेढप बनारसी से है। चिकित्सा के चक्कर शीर्षक पाठ के अनुसार डॉक्टर चूहानाथ है। कतरजी कहाँ से? FRCS थे। कहाँ से ये सब कहाँ से किए थे? ये सब जो है लंदन से पढ़ के अपना आए थे। लेखक बेढप बनारसी के अनुसार वे कौन थे जो रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ में? ये कौन थे? ये एक प्रकार के चूहानाथ डॉक्टर थे, वही थे, रहते थे बनारस में और कान काटते थे लखनऊ में। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रतिभाव शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ जो है प्रकट होना। पठित पाठ के आधार पर बताए गए कि किसके सुदामा के श्री कृष्ण के पास जाने को विवश कर दिया। किसको विवश कर दिया? तो ये जो है सुदामा जी के पत्नी को विवश कर दिया था। सुदामा चरित शीर्षक पाठ की भाषा क्या है? तो इसका भाषा वज्र भाषा ये बोली थी। सुदामा चरित शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो सुदामा चरित मतलब हरिओध। राह भटकते हिरण के बच्चे शीर्षक कविता के अनुवाद कौन है? तो अनुवाद इसका कौन है? इसका अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। तो आप लोग बताइए 100 क्वेश्चन में कितना सही किए? 100 क्वेश्चन में कितना सही किया आप लोग कमेंट कीजिए। इसमें 100 क्वेश्चन में 85 बनाना था। बहुत ही इजीली क्वेश्चन था, आप लोग आराम से 60-70 कर पाए होंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिए 100 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसका जो है ये असुनिश्चित प्रश्न है, ये गधांश है। आप लोग गधांश 2 में किसी एक को बनाना है तो आप लोग आराम से इजीली बना लीजिएगा। और ये भूमिका लिखना है तो आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। और एक पत्र जो आता है, ये पत्र आता है अपने प्रधानाध्यापक के पास या बच्चों के पास आता है। तो आप लोग दोनों में से किसी एक का प्रैक्टिस किए होंगे तो आप आराम से इजीली से लिख लीजिएगा। और बात आया क्वेश्चन आंसर का, तो क्वेश्चन आंसर बहुत ही ईजी था। अब दीनबंधु निराला जी क्या करते थे? झांसी के रानी शीर्षक कविता के अनुसार लक्ष्मीबाई के बचपन का खेल क्या था? उस सब आप लोग आराम से इजीली ऑब्जेक्टिव अच्छे से ये आप लोग किए होंगे तो आराम से इस ऑब्जेक्टिव भी आप लोग हल कर लीजिएगा। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। और आप लोग 100 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट किए आप लोग ये भी कमेंट में बताइए। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में कल की क्लास में। और आप लोग से फिर एक और बात, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आगे के वीडियो और अच्छे से मैं बना सकूं। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।